नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, लद्दाख जल रहा है। 4 मृत्यु हुई, 80 लोग घायल हैं, 40 के लगभग पुलिसकर्मी घायल हैं। ये सब कुछ हुआ सोनम वांगचुक, जिनके कथित आंदोलन के बाद लद्दाख में हिंसा भड़क उठी या कहिए भड़का दी गई। लेकिन क्या ये जो लद्दाख की स्थिति अभी है, ये केवल इन 15-20 दिन या 1 महीने में पैदा हुई है? नहीं। कल प्रारब्ध के मंच पर हमने आपको दिखाया ये वीडियो, जो हमने 7 अप्रैल 2024 7 अप्रैल 2024, जब इस देश में 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी और शुरुआती चरणों के वोटिंग तक पड़ने शुरू हो गए थे। सोनम वांगचुक ने पश्मीना यात्रा नाम की एक यात्रा आयोजित की थी और उस समय भी सोनम पिछले 10-12-15 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। कल हमने उसी पुराने वीडियो के संपादित अंश को इस थंबनेल के जरिए आपके सामने रखा। आप देख रहे हैं 22 घंटे पहले से ये वीडियो प्रारब्ध पर चल रहा है, जिसमें हमने सिलसिलेवार बताया कि सोनम वांगचुक अप्रैल 2024 में कौन सी साजिश कर रहे थे और कौन लोग उनके साथ शामिल थे। उसके बाद पश्मीना नाम की ये यात्रा अचानक 8 अप्रैल को 7 अप्रैल को हमने ये वीडियो किया और 8 अप्रैल को अचानक बिना किसी वजह के पश्मीना यात्रा सोनम वांगचुक ने स्थगित कर दी, कैंसिल कर दी। लेकिन ये अचानक ही नहीं हुआ था। राहुल गांधी सीन में आए, राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा हुई, उसके बाद ये सारा ड्रामा शुरू हुआ और राहुल के ही निर्देश पर सोनम वांगचुक ने वो पश्मीना यात्रा, जो वो चाइना के बॉर्डर तक लेके जाना चाहते थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन ये साजिश तभी बुनी जा चुकी थी और आज जो आप लद्दाख जलता हुआ देख रहे हैं, ये राहुल गांधी और सोनम वांगचुक इनके गठजोड़ से कैसे तैयार हुआ, ये आगे आने वाले, जो हमने 8 मार्च को पश्मीना यात्रा को कैंसिल करने के बाद वीडियो किया था प्रारंभ पर, 8 मार्च 2024 को, उसका संपादित अंश आप आगे जब देखेंगे। ये वीडियो लंबा है, लेकिन हमारी टीम ने इस वीडियो के मुख्य अंशों को एक साथ पिरोया है, जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश कैसे हमने आज से 1.5 साल पहले कर दिया था, ये आपको देखने को मिलेगा। आज जो कुछ भी हिंसा वहां हो रही है, कार्रवाई गृह मंत्रालय ने सीधे सीधे सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहरा दिया है और न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि अब उन पर कार्रवाई हो रही है। उनके एनजीओ को, उनको कहां से फंडिंग मिलती थी, इसकी जांच शुरू हो गई है और बहुत हद तक ये संभव है कि एनएसए की कार्रवाई भी सोनम वांगचुक पर होगी। राहुल गांधी किस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को पुनः कृपा करके अगला जो 25 मिनट का संपादित अंश है उस वीडियो का, जिसका कि ओरिजिनल वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो के, तो उसको भी जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वो साजिश मार्च अप्रैल 2024 में ही बुन दिया था लद्दाख में सोनम के साथ, और उसका उस समय तो टाटा फिस हो गया। किन वजहों से हुआ मैं दावा नहीं करता कि प्रारब्ध के इस वीडियो से हुआ, लेकिन वो जो आमरण अनशन उस समय कैंसिल हुआ, ये दोबारा उसका प्रतिफल है कि आज सोनम लद्दाख जलाने में कामयाब हो गए राहुल के निर्देश पे। आपसे विनती है कि अगले 25 मिनट उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो हमने 8 मार्च 2024 को किया था, सोनम वांगचुक का पूरा खुलासा करते हुए, राहुल गांधी से उनके गठजोड़ का पर्दाफाश करते हुए। शुरू करते हैं ये वीडियो, देखिए। नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, एक वीडियो हमने किया सोनम वांगचुक पे, जो पेशे से इंजीनियर है, खुद को इनोवेटर कहते हैं, लेकिन लद्दाख में पिछले काफी समय से वो एक राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक इनोवेटर, एक इंजीनियर जो प्रकृति के लिए काम करने का दावा करता है, वो किस तरह का राजनीतिक आंदोलन चला रहा है। 370 के बाद जब यूटी बना दिया गया लद्दाख को, तो वो उस लद्दाख की यूटी को लेकर परेशान भी है और दुखी भी है।
सोनम वांगचुक के बारे में फिल्म के माध्यम से या बाकी माध्यमों से बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव बात रखी गई, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि आपको सोनम वांगचुक के असली चरित्र और चेहरे के बारे में बताने का प्रयास करें। क्यों? हमारा मकसद क्यों है ऐसा? हमारा मकसद सिर्फ इसलिए है कि जब कश्मीर में विकास की धाराएं बह रही हैं, लद्दाख में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसे समय पे सोनम वांगचुक अपने किस एजेंडे के तहत चीन की सीमा तक यात्रा निकालने की बात कर रहे थे बीती 8 तारीख को, लेकिन किन वजहों से उन्होंने वो यात्रा टाल दिया, ये भी जानने की जरूरत है। 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाए, 6 शेड्यूल लागू किया जाए। यहीं आके हमारी वो धारणा सच साबित होती है जब अब राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। लद्दाख से अपनी दुकान यात्रा की समेटे, अनशन की समेटे वांगचुक तो बैठ गए हैं ये कहते हुए कि हम फिर वापस आएंगे, लेकिन अब वो ये एजेंडा पूरे देश में राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं, जनता को 6 शेड्यूल समझा रहे हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है। जो श्री राम। बात ये गौरव जी, जो बात पिछले चर्चा में हम लोगों ने की थी और आपने बहुत डिटेल में सोनम वांगचुक के इरादों पर एक सवाल उठाते हुए एक एनालिसिस किया था, वो बात चरितार्थ हो रही है। 7 तारीख को हमने वीडियो किया था, 8 तारीख को उनकी यात्रा प्रस्तावित थी, वो यात्रा न सिर्फ कैंसिल हुई बल्कि वहां से लगभग अपनी दुकान समेट के हट चुके हैं सोनम वांगचुक, और अपनी उस दुकान का माल उन्होंने राहुल गांधी के हाथ में सौंप दिया है। राहुल गांधी मेरे ख्याल से पिछले 10-12 सालों में पहली बार 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। क्या है ये चक्कर? देखिए, राहुल गांधी को तो पहले 6 शेड्यूल बोलना ही नहीं आता है। ठीक है, आप इससे ये बात समझ लीजिए कि जब इंसान को 6 शेड्यूल बोलना नहीं आता है तो वो 6 शेड्यूल के बारे में बात क्या करेगा। यानी ये बात राहुल गांधी को कहलवाई गई है, जो कि हमने पहले स्ट्रेस करा था, हमने आपको बताया था। लेकिन राहुल गांधी पे जाने से पहले संक्षिप्त में एक क्रोनोलॉजी बताना लोगों को ज़रूरी है, और वो क्रोनोलॉजी अगर आप ध्यान से सुने और समझें तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि ये सोनम वांगचुक का खेल क्या है। और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो क्रोनोलॉजी आपको बताऊं जो। बिल्कुल साहब, विस्तार से बताएं, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, एनडीए की जब पहले सरकार आई थी अटल जी की, तो उसमें रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। और जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने जब नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप करा था और लद्दाख और जो भी हमारा नॉर्दर्न बेल्ट का ट्रिप करा था, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। ये बात सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने कही थी। 1947 से कांग्रेस ने लद्दाख में, यानी हम एलएसी की जो बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, हिमालयन बेल्ट है, कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा इग्नोर करा और वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करा, जो कि लोगों को कोई किसी रूप की कोई सुविधा नहीं दी, सड़क, पानी, बिजली, कुछ भी नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने जब बोला था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, असली दुश्मन चाइना है, तो उन्होंने रेल, रोड, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एलएसी पे वॉर फुटिंग पे शुरू करा, और उन्होंने उसका ब्लूप्रिंट बनाया कि कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। और इसका मुख्य आधार था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हमारी इंडियन आर्मी उस एरिया में ज़्यादा तेज मूव कर सकती है, और हैवी वेपनरी जैसे टैंक हो गए और जो लॉन्चर्स वगैरह हो गए, रडार सर्वेलेंस स्टेशंस वगैरह, हम आराम से वहां पहुंचा सकते हैं और चाइना को काउंटर कर सकते हैं, चाइना के थ्रेट को, जो कि सबसे ज़रूरी था। इसके बाद एनडीए की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई,
और जब 2004 में कांग्रेस की सरकार ने आई तो उसने सबसे पहले एलएसी पे जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा स्टार्ट किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि रेल रोड एयरपोर्ट इत्यादि हैं, उन सारे प्रोजेक्ट को रोक दिया। और डिफेंस मिनिस्टर कांग्रेस के ए.के. एंटनी ने एलएसी पे रोक दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम एलएसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो चीन को भारत में आने में आसानी हो जाएगी। यानी यहाँ ये उल्टी बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो हम अपनी तरफ करने जा रहे थे, कोई चाइना की तरफ घुस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना नहीं चाह रहे थे। और चाइना ने लद्दाख में घुसने के लिए, लद्दाख का जो रीजन है एलएसी में घुसने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना ज्यादा डेवलप कर रखा था और कर रहा है। 2008 राहुल गांधी ने एक एमओयू साइन करा था चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल एमओयू था जिसकी कोई वैधता नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी ने, या यूं बोलें गांधी परिवार ने पर्सनल बेसिस पे एक एमओयू चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन करा था और उसको केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही जानते हैं। यहां तक कि कांग्रेस की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उस समय जो थी वो भी नहीं जानती थी इस एमओयू में क्या लिखा है। तो ये एक खतरे की घंटी है। अब आप आइए, आपको याद होगा गलवान की जब लड़ाई हुई थी तो इंडियन आर्मी ने चाइना का जो एडवांसमेंट था पीएलए का, चाइना आर्मी का भारत के लिए, वो रोक दिया था। और वो लड़ाई इसीलिए हुई थी कि हम उनके लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं ताकि वो गलवान में अपनी लैंड, हमारी लैंड पे कब्जा कर सके। हम वो लैंड पे कब्जा क्यों जरूरी था? क्योंकि गलवान एक ऐसी जगह है जहां से कार्यक्रम हाईवे साफ दिखाई देता है, कुछ ही किलोमीटर के डिफरेंस पे है, और मिलिट्री लैंग्वेज में बोलें तो वो हमारी फायरिंग रेंज में आता है। जिसको कार्यक्रम हाईवे, वो पीओजेके का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली चाइना के हाथ में दे दिया था। आपको पता है कि वहां पर वो डैम और दुनिया भर की चीजें बना रहे हैं, पर चाइना का मूल उद्देश्य था कार्यक्रम हाईवे, जो कि पहले का सिल्क रूट कहा जाता था, उसको बीआरआई प्रोजेक्ट, जो सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान से जाता है, उसका एक हिस्सा था। यानी ये चाइना से कार्यक्रम हाईवे होता हुआ पीओजेके में से यूरोप में जाके कनेक्ट होता है। ये चाइना अपना ट्रेड रूट बनाना चाह रहा था जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को दे रखा है। और इस पे आपको पता ही है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने और प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और बहुत लोगों ने इस पे स्टेटमेंट में दिया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आप उसका कोई भी हिस्सा किसी को दान नहीं दे सकते हैं। अगस्त 2023 राहुल गांधी ने लद्दाख ट्रिप करा था, बाइक रैली करी थी, आप सबको याद होगा। राहुल गांधी अगस्त 2023 में लद्दाख गए थे और जो हमारी इंफॉर्मेशन है सोनम वांगचुक से मिले थे, और उसके बाद ही सोनम वांगचुक की अचानक नींद से जाग गए और वो रातों रात एक साइंटिस्ट से, एक इनोवेटर से एनवायरमेंटलिस्ट बन गए। आपको पता ही है, अगर आप रिसर्च करें तो भारत के प्रगति में टांग अड़ाने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट ही हैं। और ये इन्वायरमेंटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको वेस्टर्न कबाल ने, जो कि सीआईए और डेमोक्रेट्स का है, किसी देश को उन्नति से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इन्वायरमेंटलिस्ट खड़े करना और उनसे क्वेश्चन करवाना। तो सडनली ये इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए और ये बात करने लगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट की, रेल रोड एयरपोर्ट। तो पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो क्या सोनम वांगचुक नहीं चाहते कि लद्दाख के लोगों को रेल मिले, रोड मिले, एयरपोर्ट मिले, ताकि वो भारत के और हिस्सों में भी आ जा सके और भारत के और हिस्सों से लोग
लद्दाख देखने, लद्दाख में घूमने के लिए जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो बढ़ सके। आप एक चीज याद रखिए, लद्दाख में इंडस्ट्री तो कोई आ नहीं रही क्योंकि ऑक्सीजन इतने हाई एल्टीट्यूड पे है जहां ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ इंडस्ट्री तो नहीं आएगी। लद्दाख का जो जीडीपी है, लद्दाख की जो कमाई है, वो टूरिस्टों से होनी है और आप टूरिस्ट को रोक रहे हो। फौज में एक चीज हम लोग बोलते हैं कि इफ यू वांट टू सिक्योर अ प्लेस, इंक्रीज द टूरिज्म। यहाँ पर अगर आप टूरिज्म को रोकने की कोशिश कर रहे हो तो इसके मतलब आप उस जगह को सिक्योर भारत की जगह करना नहीं चाहते हो, आप चाइना के लिए वो रास्ता खुला रखना चाहते हो। तो यहाँ बिल्कुल साफ है कि आप चाइना के लिए काम कर रहे हो, भारत के लिए काम नहीं कर रहे हो। टूरिस्ट आएगा तो चाइना का क्लेम खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इन चीजों से चाइना के क्लेम को पुख्ता कर रहे हो। अब इसकी जो मार्च थी और हम इस पे बड़े गर्व से क्लेम कर सकते हैं कि हमारे वीडियो ने बहुत कुछ करा है। हमें पता है हमारे वीडियो का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है और जिसकी वजह से इन लोगों ने अपने हाथ यात्रा से खींच लिए हैं। एक बात आपके दर्शक हमेशा याद रखें कि सोनम वांगचुक अंतिम अथॉरिटी नहीं है लद्दाख में या भारत की सीमा के बारे में बोलने के लिए। जो अंतिम अथॉरिटी भारत में है, जो सीमा की बात कर सकती है और जिसकी बात 100% सच होती है, वो है इंडियन आर्मी। हम यहाँ पॉलिटिशियन भी नहीं कह रहे, हम यहाँ नरेंद्र मोदी को भी नहीं कह रहे, हम यहाँ डिफेंस मिनिस्टर को भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं भारतीय फौज अंतिम अथॉरिटी है। तो आप अब राहुल गांधी ने जब यात्रा खत्म हो गई तो राहुल गांधी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और वो 6 शेड्यूल, जिसको वो बोल भी नहीं सकते, उसके नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं। 6 शेड्यूल क्या है? 6 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हिस्सा है, वो प्रोविजन है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जिसका संबंध एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज के, और खास तौर से केवल 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ में नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजेस अलग हैं ट्राइबल के, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन मिशनरी से और बांग्लादेश से ज़्यादा थी। उस इन्फ्लक्स को रोकने के लिए 6th शेड्यूल का प्रावधान था, जिसमें इन 4 राज्यों की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको कैसे गवर्न करना है और उसको मेंटेन रखना है, उसकी बात थी। लद्दाख और कश्मीर अलग चीज है जो कि 370 से रन होता है। सोनम वांगचुक, लद्दाख अगर देखा जाए, आपने जब 370 हटी थी तो लद्दाख के लोग बहुत खुश थे कि हम फाइनली जम्मू कश्मीर से बाहर निकल आए, एक यूटी बन गए। अब कम से कम केंद्र से जो पैसा लद्दाख के लिए आएगा वो लद्दाख के डेवलपमेंट में खर्च होगा। पहले यही पैसा लद्दाख जम्मू कश्मीर में जाता था और ये सारा श्रीनगर में खप जाता था, डेवलपमेंट कुछ नहीं होता था, नेताओं के पॉकेट में जाता था, लद्दाख को एक चवन्नी भी नहीं मिलती थी। तब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो आप इस बात से अंदाज, और आज वही सोनम वांगचुक 370 का बहिष्कार नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं हम 370 के वक्त अच्छे थे। अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक ये बातें क्यों करते हैं? इसके पीछे भी तो कोई हिस्ट्री होनी चाहिए, इसके पीछे भी तो कोई परवरिश होनी चाहिए। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि एक व्यक्ति थे सोनम वांग्याल। सोनम वांगचुक के पिताजी हैं और वो श्रीनगर में, वो वैसे उनके बहुत सारे एक्युलेट्स हैं, एवरेस्ट पे क्लाइम करना, यंगेस्ट एज में क्लाइम करना, ये सारी चीजें उन्होंने अचीव करी हैं। लेकिन मत भूलिए कि वो जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिशियन थे। एग्जैक्टली, मंत्री भी रहे हैं। मंत्री भी रहे, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिशियन थे और अगर देखा जाए तो ये वहां से रिटायर भी जब पॉलिटिक्स से हुए थे तो ये इंफॉर्मेशन ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर थे।
दूसरी बात रही सोनम वांगचुक का परिवार है, लेकिन आप सोनम वांगचुक के परिवार के बारे में कहीं नहीं पढ़ेंगे। आप एक महिला के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे जो कि सोवियत संघ से आई थी। याद कीजिए मैं वो शब्दों को, सोवियत संघ, रशिया नहीं बोल रहा हूँ। और उन्होंने इस एनवायरनमेंट पे काम करना शुरू करा था। सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट राष्ट्र था। वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन आज की तरह रशियन नहीं था। चाइना भी एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है और धीरे-धीरे पैर फैलाना और लद्दाख को हड़पना। मैंने आपके पिछले वीडियो में कहा था ये एलएसी की जो पूरी लड़ाई है, सियाचिन से शुरू होके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तक, ये लड़ाई इसलिए नहीं, टेरिटोरियल डिफरेंसेस इसलिए नहीं है कि ज़मीन किसकी कितनी है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इस एरिया का सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर इसी बेल्ट में है और जिसके पास फ्रेश वाटर का कंट्रोल होगा वो ही इस एरिया पे राज करेगा। याद रहे कि सोनम वांगचुक एक डेनिश एनजीओ के साथ भी काम करते थे, जो विदेशी ताकतें हैं, जो अमेरिकन कबाल है, जो सीआईए है, वो सबसे पहले आपको अवार्ड देता है, आपसे कुछ काम कराता है, फिर एक अवार्ड की लिस्ट बनाता है जिसमें मैगसेसे अवार्ड सबसे बड़ा है और उसके बाद वो आपको कल्टीवेट करता है राष्ट्र के खिलाफ काम करने के लिए। इसका पूरा इतिहास रहा है। सोनम वांगचुक आपके सामने है। उससे पहले का एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल है जो जेल में बैठा है और इसी तरह एक वो शर्मिला थी नॉर्थ ईस्ट में, आपको याद है ना, शर्मिला नेकेड, एरोम जी। नंगे होके फौज के आगे प्रदर्शन करना, आपसे हटाना क्यों चाहते थे? ताकि चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन ना रुके। गौरव जी, वो खुद को इंजीनियर कहते थे। प्रमोट किया गया उनको आमिर खान की फिल्म से। बहुत सारे दर्शकों को अब ये पता चला होगा कि सोनम के पिताजी एक नेता थे, एक राजनेता थे, मंत्री थे। ये सारी चीजें हैं। सोनम वांगचुक जब ये कहते हैं कि हम 370 में ही ज्यादा अमन से थे, ज्यादा चैन से थे और उसी के साथ लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, उनकी मांग है, 6 शेड्यूल की वो बात कर रहे हैं। ये उनका राजनीतिक आंदोलन है। 7 तारीख को हम वीडियो करते हैं, 8 तारीख की पश्मीना यात्रा को लेके और 8 तारीख को अचानक पश्मीना यात्रा कैंसिल कर दी जाती है। कोई ठोस कारण सोनम ने अभी तक नहीं बताया है। क्या हो सकती है वजह? उनका एजेंडा अधूरा रह गया, उसकी हवा निकल गई और इसलिए उन्होंने अपनी दुकान समेट ली और दुकान का माल उन्होंने राहुल गांधी के हवाले कर दिया है। देखिए, सोनम वांगचुक ग्रेजुएट इंजीनियर हैं जिनके हाथ में डिग्री है। वो तो आप विकिपीडिया पे पढ़ ही सकते हैं। तो क्या कारण था कि फिल्म में दिखाया गया कि उन्होंने डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करी, नॉलेज के लिए पढ़ाई करी और डिग्री किसी और के दीवार पे लटकी रही और सोनम वांगचुक है। इस तरह से आप जो पढ़ा लिखा तबका है भारत का, जो कि फिल्म में ज़्यादा विश्वास करता है क्योंकि फिल्म आपके सबकॉन्शियस माइंड को अटैक करती है, आपने सोनम वांगचुक को एस्टैब्लिश करा एक ऐसा व्यक्ति जो डिग्री के लिए नहीं, नॉलेज के लिए कॉलेज गया था। जबकि सोनम वांगचुक के पास डिग्री है, ऐसा नहीं कि उनके पास डिग्री नहीं है। फिर आपने अवार्ड की झड़ी लगाई, आपने पहले फिल्म बनाई। जो पढ़ा लिखा तबका है और जो अनपढ़ तबका है, उन सब ने वो फिल्म देखी, ताली पीटी, बाहर निकले। सोनम वांगचुक एक आइडियल हीरो बन चुके थे। अब उस आइडियल हीरो को इस्तेमाल करना था और उसका सही समय का इंतजार किया जा रहा था। तो जब 370 हटी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, उसका अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, अपनी गवर्निंग काउंसिल बनी और बजट वहां जाने लगा और लद्दाखी सेलिब्रेट करने लगे, डेवलपमेंट उन्हें दिखने लगा जमीन पे। तो इससे सबसे ज्यादा चिंता किसे होगी? चाइना को।
तो उस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने सोनम वांगचुक को आगे करा, और सोनम वांगचुक आपने खुद देखा सोशल मीडिया पे पढ़े लिखे तबकों की बहुत सपोर्ट है सोनम वांगचुक को। लेकिन क्या राहुल गांधी निराश हो गए अपने इस एजेंडे से? चाइना निराश हो गया और ये माना जा सकता है कि सोनम वांगचुक नाम का सो कॉल्ड बम, चीनी बम, वो फुस कर गया फिलहाल? अवनीश भाई, आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, और अगर आपको नहीं मिले हैं कुछ लोग पीठ थपथपाने वाले, तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी पीठ थपथपाता हूँ। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से लोग भले इसको एग्जेजरेशन समझें और समझें कि हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, पर फैक्ट ये है कि आपके चैनल के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से हमने सोनम वांगचुक और चाइना की हवा निकाल दी है कि आपका चैनल भले ही 1-1.25 लाख का मेंबरशिप हो, लेकिन आपने वो काम करा है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते, और आपके चैनल से वो हुआ है। तो ये चीज फिलहाल के लिए, अब जब सोनम वांगचुक फेल हो गए, जब उनकी हवा निकल गई, भाई जी, पहले अगर सिपाही आगे लड़ रहा है तो कमांडर को लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक लेकिन बात। जब सिपाही धाराशायी हो गया और उसको धाराशायी कर दिया, तो कमांडर ने खुद बंदूक उठा ली, जो उसने चलानी कभी सीखी ही नहीं थी। अब राहुल गांधी को अगर बिना पर्ची के बैठाल दिया जाए और उनसे पूछा जाए 6 शेड्यूल क्या है, तो राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल सकते। तो सोनम वांगचुक की गुब्बारे की हवा निकलने के बाद ये बैटन पकड़ा है राहुल गांधी ने, और वहां से वो लोगों को भड़काना चाह रहे हैं। दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि प्रारब्ध के इस मंच पर तब तक हम कोई बात, कोई इस तरह की चीज नहीं करते जब तक उसका कोई आधार न हो। दर्शकों, आप किसी भी कंटेंट पर हमारे कहने पर विश्वास मत करिए। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे कहने पर विश्वास कीजिए, गौरव जी की और हमारे 2 वीडियो से विश्वास बिल्कुल मत करिए। लेकिन जितनी बातें पिछले वीडियो में हमने सोनम वांगचुक पर बड़ी ईमानदारी से सवाल उठाए हैं, उसका विवेचन करिए। आज की इस बातचीत में जितने हमने सवाल उठाए हैं वो विवेचन कीजिए। अब मेरा सवाल यहाँ पर प्रारब्ध के मंच से होता है कि सोनम वांगचुक ने अपनी 8 तारीख की पश्मीना यात्रा को क्यों टाला? ये सोनम वांगचुक जवाब दें। और सोनम वांगचुक की लाइफ जितनी लार्जर देन लाइफ वाला एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, और ये कहा गया है बड़े अनगढ़ व्यक्ति हैं, बहुत भोले व्यक्ति हैं। दर्शकों, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, मेरे पर्सनल संज्ञान में है, मेरे निजी जानकारी में यह बात है कि सोनम वांगचुक इतने मैनेज्ड व्यक्ति हैं। उनका एक मीडिया मैनेजर है, और वो मीडिया मैनेजर बहुत सेलेक्ट करके लोगों को स्लॉट देता है। और मैं यहाँ डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मेरी सोनम वांगचुक के उस मैनेजर से बात हुई थी, मैंने उनसे समय मांगा, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। किस बात से बचना चाहते हैं, किन सवालों से बचना चाहते हैं सोनम वांगचुक? और जो लोग भी पिछले वीडियो के नीचे कमेंट में आके सोनम वांगचुक पर हमारे इस खुलासे और इस तरह की बातों का विरोध कर रहे हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए कि सोनम वांगचुक 8 तारीख की अपनी पश्मीना यात्रा को क्यों नहीं किए, क्यों टाल दिए, और अब अपने दुकान का माल राहुल गांधी के हाथ में क्यों देके 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल सोनम वांगचुक पर खड़े हैं, और हम भी गौरव जी प्रारब्ध के इस मंच पर शपथ लेते हैं इंडिया फर्स्ट के भाव से, नेशन प्रथम के भाव से, कि सोनम वांगचुक पर हम लगातार तब तक सवाल उठाते रहेंगे जब तक सोनम वांगचुक या उनके प्रतिनिधि खुद सामने नहीं आते। मैं आमंत्रण दे रहा हूं 1 to 1 बात करने की। आइए बात कीजिए और हमारे सवालों का सामना कीजिए, अपना पक्ष रखिए। गौरव जी, आपने हमें समय दिया। गौरव जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। जय नमस्कार, हिंद। प्रणाम, जय जय श्री राम।